अगर वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं मिस्टर अनुज गुप्ता। ही इज फ्रॉम HDFC सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एक्सपर्ट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पैसा लाइव। सर इलेक्शन थैंक यू थैंक यू। सर इलेक्शंस के रिजल्ट बस आते ही होंगे। काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग का अगर देखा जाए तो मार्केट्स के ऊपर कुछ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है। मतलब मार्केट लो ही ओपन हुई थी, डाउन ओपन हुई थी, लेकिन एज द आवर्स आर पासिंग और डाउन से बहुत ही बुरी हालत में जाती दिखाई दे रही है। सब तो ये तक कह रहे हैं कि कोविड के बाद पहली बार है कि इतना जबरदस्त डिप देखने को मिला है, और ऐसे में कमोडिटी ट्रेडर्स एंड कमोडिटी इन्वेस्टर्स भी घबराए हुए हैं। आपका क्या कहना है सबसे पहले तो? सी डेफिनेटली जो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं दैट आर एज पर नॉट एग्जिट पोल which we have seen yesterday, but yes, definitely it's showing some kind of reality ki but what people are expecting and what is janadesh, and due to this we have seen some correction in equity market. So equity market में जो correction है basically, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो एग्जिट पोल में कल हमने बढ़त देखी थी, खाली उसी को डिस्काउंट किया है। तो जो एग्जिट पोल पे मार्केट बढ़ा था उतना ही मार्केट नीचे आया है, ऑलमोस्ट 22,000 करीबन 200-250 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो दैट इज कि ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है मार्केट में। मार्केट का जो एक विश्वास होता है वो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है हमें। हालांकि एनडीए के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि जो अगर आप फंडामेंटल साइड जाएंगे, इकोनॉमी के फंडामेंटल साइड, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, जिस तरीके से 100 टन गोल्ड हमारा वापस आया है, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हुआ है, जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है, तो दैट इज मोर ऑन फंडामेंटल साइड विच इज लुकिंग दैट मार्केट और इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल लुकिंग वेरी पॉजिटिव एज compared to the other nations. So I think these are only the numbers, and probably if we talk about the fundamental side, we are still on optimistic side. Might be that will be only for the few days कि आपको कुछ दिनों में कुछ और मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी. Then again we are expecting a positive trend. If we talk about the commodity side, we have seen a very good sharp run up in commodity perspective. We have seen a good run up in the base metal. We have seen a good run up in the gold and silver. We have seen that gold and silver made a new high in this month. So the view towards the gold and silver, because commodity basically it's not a part of one nation, it's a part of the global. And if you see the globally, we have seen many geopolitical tensions, many uncertainty in the nations, so that will react on that kind of fundamental. So fundamental for the commodity side is very optimistic, as China is reviving from the the lower levels, and China is biggest buyer in the metal. So due to this we have seen a good run up in the base metal, and we are still optimistic for the commodity side, that we are expecting that commodities may still in a bull run till the end of 2024. अगर कमोडिटीज की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर गोल्ड के अंदर काफी एक ब्राइट एस्पेक्ट देखने को मिला है। मतलब जो लोग गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे थे, बट उन्होंने पिछले 6-7 महीने की रैली देख के अब गोल्ड के अंदर हेविली इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक छोटा अंदरूनी कंपटीशन सा लगा हुआ है कि 1 लाख का फिगर कौन पहले टच करेगा। आपका इस पर क्या कहना है? मतलब किसके फास्टर 1 लाख रीच करने के आपको किसके प्रोस्पेक्ट ज्यादा लग रहे हैं? देखिए डेफिनेटली सिल्वर का है। इवन अगर आप देखेंगे तो फिजिकल में कहीं कहीं तो सिल्वर 1 लाख बिक भी गया था, क्योंकि 97 के आसपास एमसीएक्स में गया था। तो उसमें अगर आप जीएसटी ऐड करते हैं तो दैट विल बिकम 1 लाख। तो 1 लाख तो कहीं ना कहीं फिजिकल में भी बिक गया था, बट सिल्वर के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सिल्वर नॉट ओनली द प्रीशियस मेटल, इट इज अ पार्ट ऑफ बेस मेटल ऑल्सो। सो बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल होने के नाते हमने देखा है कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो, चाहे वो ईवीज में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो चांदी का जो यूसेज है अपार्ट फ्रॉम प्रीशियस मेटल, उसका बेस मेटल यूसेज काफी इंक्रीज हुआ है। दैट इज बिकम ऑफ कि जैसे से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है तो सिल्वर का यूसेज बढ़ा है। इवन हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड सिल्वर के जो इन्वेस्टमेंट के जरिए थे वो काफी इंक्रीज हुए हैं। हमने देखा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इंक्रीज हुआ है, इसमें डिमांड काफी बढ़ी है। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, और एमसीएक्स के थ्रू गोल्ड और सिल्वर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें लोगों की ट्रेडिंग
ऑप्शंस में जो आए हैं उसके थ्रू ट्रेडिंग बढ़ी है। तो पहले सिर्फ गोल्ड एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल था ट्रेडिंग के लिए, अब बहुत सारे डिनोमिनेशंस आ गए हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट में, तो उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। किसी को फिजिकल गोल्ड लेना पसंद है तो फिजिकल गोल्ड लेता है, किसी को फिजिकल सिल्वर लेना पसंद है फिजिकल सिल्वर लेते हैं, किसी को ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना पसंद है तो वो सिल्वर के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। सिल्वर के अब ईटीएफ भी अवेलेबल है। तो हमने देखा है कि अक्रॉस द ग्लोब जो प्रोडक्ट है गोल्ड सिल्वर के वो काफी इंक्रीज हुए हैं। उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और उसकी वजह से हमने देखा है कि सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है, और हमें लग रहा है कि जल्दी ही सिल्वर गोल्ड से पहले 1 लाख के लेवल को टेस्ट करेगा। और सर अगर हम वापस गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड, अब अगर मान लीजिए कि इलेक्शन का कुछ भी रिजल्ट आता है, गोल्ड अगले 5 साल के अंदर आपको किस तरह जाता दिखता है? देखिए, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस का डोमेस्टिक मार्केट के इलेक्शन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो जनरली ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चलते हैं। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ग्लोबल लोकल लेवल पर जो पॉलिसीज बनती हैं, जैसे कि हॉल मार्किंग को लेके, क्वालिटी कंसर्न्स को लेके, या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लेके, कस्टम ड्यूटी है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज होता है, कोई कंप्लायंस फ्रेमवर्क में चेंज होता है, कोई अगर लोकल लेवल पे ज्वेलर लेवल पे कोई चेंज होता है, तो उसकी वजह से प्राइस इंपैक्ट हो सकते हैं। सरकार के आने से या पॉलिटिकल आने से कुछ ज्यादा हमें लगता नहीं है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है वो ग्लोबल कमोडिटी है, वो एक नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ग्लोबली जो भी इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से ये जो गोल्ड सिल्वर है इसके प्राइस में मूवमेंट होती है। हमारा मानना है कि गोल्ड सिल्वर में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिलेगा। ये अभी भी बुल रन में है, और हमें लगता है कि ये बुल रन गोल्ड सिल्वर का जारी रहेगा। और अगर आप बात करते हैं तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस 78 से लेकर 80,000 तक टेस्ट कर सकता है, और सिल्वर हमें लगता है कि 1 लाख से लेकर 1,10,000 जो कि हम टारगेट कर रहे हैं अभी, ये लेवल्स गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने गोल्ड के अंदर फिलहाल इन्वेस्ट किया हुआ है, अब चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिटल में हो, एसजीबी में हो, तो क्या अभी वो उसे सेल करके एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, या फिर अभी होल्ड करके रखें और राइट टाइम आने का वेट करें? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर 20-30% प्रॉफिट में बैठा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए ही किया है, तो अगर प्रॉफिट आता है तो बुक करना चाहिए। हालांकि हमने ये भी देखा है कि हर लेवल पर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ती है, तो अगर हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको अगेन एक डिप का मौका मिलेगा जहां पर अगेन इन्वेस्टर एंट्री कर सकता है। बट हाँ, टाइमली हमको प्रॉफिट बुकिंग का जो एक जरिया है उसके थ्रू प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और प्रॉफिट को कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जिन इन्वेस्टर ने निचले स्तरों पर खरीदारी कर रखी है उनको अगर मौका मिल रहा है प्रॉफिट बुक करने का तो जरूर प्रॉफिट बुक करें, उनको अगेन डिप्स पे खरीदारी का मौका दोबारा मिलेगा। एंड सर अगर गोल्ड एंड सिल्वर के परे बात करें, मेटल्स के अंदर बात करें, तो और कौन सा तीसरा मेटल है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गिवन द फैक्ट कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी काफी जोर डाला जा रहा है अगले 5 से 10 साल के अंदर? देखिए, पिछले 10 सालों में हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बढ़त देखी है। हमने भारत के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डेवलपमेंट देखा है, जिसकी वजह से बेस मेटल को सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि चाइना की तरफ से भी रिवाइवल्स देखने को मिले, जिसकी वजह से बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर और जिंक दो ऐसे मेटल हो सकते हैं जहां पर आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉपर और जिंक एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, और यहाँ पे चाइना करीबन 50% कंज्यूम करता है और इंडिया भी काफी बड़ा कंज्यूमर है। तो जिस तरीके से टारगेट्स हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बेस मेटल की डिमांड बढ़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको कॉपर और जिंक के अंदर अगेन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि प्रीशियस मेटल के साथ साथ बेस मेटल में आपको कॉपर और जिंक के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ये बेस मेटल के फ्रंट पर दो कमोडिटी रहेंगी जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और सर जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है अगले 5 से 10 साल के अंदर, 2047 तक एक लेवल टच करना है, तो अगर मेटल सेक्टर से बाहर निकल के दूसरी कमोडिटीज की बात करें, विच कैन गिव द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? देखिए, मेटल जो है जनरली इन्वेस्टमेंट में यूज होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलपमेंट जो है वो मेटल्स पर डिपेंड होता है।
तो मुझे लगता है कि मेटल्स ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक इकोनॉमी को अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्टेप्स देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को हिट करती हैं। तो मुझे लगता है कि उस फ्रंट पे आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा से ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेगी, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सामना करना पड़े। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो मेटल एक अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं जहां पर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि मेटल एक ऐसे प्रोडक्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं, जो ऑटो सेक्टर में यूज होते हैं, जो हाउस बिल्डिंग में यूज होते हैं, जो सभी जगह आपको यूज होते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ढूंढना है, इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो मेटल आर द बेस्ट बेट जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन मॉनसून, इट्स डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और उनका जो एज होता है वो थोड़ा कम होता है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं हो सकता, बट हाँ मेटल्स में जरूर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वाइबल हो सकता है। और सर अगर कोई न्यू बिगिनर, कोई न्यू इन्वेस्टर मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए उतरता है तो उसके लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, अगर आप कोई न्यू इन्वेस्टर है जिसको मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है, तो एमसीएक्स जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है उसमें बहुत सारे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, गोल्ड पेटल, सिल्वर माइक्रो, एल्युमिनियम मिनी, जिंक मिनी, और साथ में आपका लेड मिनी, क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस मिनी। तो जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें जो नया इन्वेस्टर है वो इनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इनमें एक तो इन्वेस्टमेंट कम लगता है और रिस्क रिवार्ड भी इसमें काफी कम होता है। तो इनिशियली हमारा यही सजेशन रहता है, जो भी नया इन्वेस्टर है वो अगर मार्केट में आना चाहता है, मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एमसीएक्स के जो मिनी और छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां से स्टार्ट करें। वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिलेगा, वॉलिडिटी कम देखने को मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी कम होगा। तो जब आप उस मार्केट को समझ लेते हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को, तो फिर स्टैगर्ड वे में अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बट हमारी सलाह यही है कि जो भी नया इन्वेस्टर है वो एमसीएक्स के जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें स्लो एंड स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि किसी भी न्यू एज इन्वेस्टर के लिए कमोडिटीज उसके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज होना चाहिए लॉन्गर रन के लिए? देखिए, आज अगर आप देखेंगे तो आज इक्विटी मार्केट डाउन है और कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर अप है। तो ये इंडिकेट करता है कि जिनके पोर्टफोलियो में गोल्ड होगा उनको उतना ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से, जब से हमने क्राइसिस देखा था लेमन ब्रदर्स का, तो उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ी थी एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमारे हिसाब से एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 से 20% जो है गोल्ड और सिल्वर, इवन गोल्ड जो है ऐसे होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है या प्रीशियस मेटल ऐसे प्रोडक्ट है जो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन को सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में 20% के आसपास गोल्ड रहता है, तो अगर पोर्टफोलियो में कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड हेज प्रोवाइड करता है, जैसा कि आज हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 20% के आसपास एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए, जो कि उसके पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच सर, एक क्विक इनसाइट्स के लिए। एंड हम फिर से बात करेंगे एक बार डिटेल में कमोडिटीज के लिए। बाकी देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं और किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ता है कमोडिटी मार्केट और मार्केट के ऊपर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। यहाँ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है ये नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए है, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू। राइट।